हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जानते हैं कि 5 वंश आता है। गुलाम वंश है और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। तो आज का जो टॉपिक है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश से जो भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और अदर स्टेट पीसीएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहा है, जो समय रहा है, वो है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का समय है, जिसमें कि गुलाम वंश के अंतर्गत जितने भी शासक हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसके संस्थापक कौन था? तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह लाखों का दान करने वाला, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श का क्या अर्थ है? कि लाखों का दान देने वाला। ठीक है। और इसे एक और उपाधि प्रदान थी जिसे कुरान ख्वां, जिसे कुरान ख्वां कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब कि इसे पूरा कुरान कंठस्थ था और कुरान को पढ़ता था। और इसी से संबंधित दो और घटना है, याद रखना है, आगे बताएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार का मस्जिद है। ठीक है, तो इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, दो मस्जिदों का नाम याद रखना है। एक तो दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में। और एक है आपका अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो याद रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था? इसके आधी की वजह से इसकी ऊपरी मंजिलें टूट गई थी, तो उसे चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। तो इसमें किसका योगदान नहीं है? तो वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान, मतलब चौगान खेलते समय अश्व से गिरने के पश्चात उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की थी? तो इसके पहले हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जो था वो लाहौर की जगह किसको राजधानी बनाता है? दिल्ली को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वह है आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो है दिल्ली। अगला प्रश्न है
कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये तो वही प्रश्न है, इल्तुतमिश ही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसे माना था, जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाए थे, तो वो है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को ही मतलब इसे पहले खलीफा से प्राप्त एक उपाधि था जिसे सुल्तान ए आजम कहा जाता है, इसलिए इसे दिल्ली का वास्तविक मतलब संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था। तो गुलाम को गुलाम जो है इल्तुतमिश को, क्योंकि गोरी जो था मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन का जो दामाद था वो है इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो वह है आपका रजिया सुल्तान, जो कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मंगोल आक्रमण चंगेज खां भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था। तो वह है आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन है। तो समकालीन यानी कि किसके शासनकाल में चंगेज खां आया था, तो है आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम सिंधु घाटी के तट पर देखे गए थे। तो वह है आपका इल्तुतमिश के समय। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया किसके शासनकाल में। तो चंगेज खां जो है तो वो है आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खां का मूल क्या नाम था, वो है तेमुचिन। तेमुचिन जो है इसका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो वह है आपका मालिक जानी को। मालिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबज को पराजित किया, और फिर इसके बाद क्या किया, जो वहाँ का हिसामुद्दीन ऐबज था उसके स्थान पर उस मालिक जानी को वहाँ का सूबेदार बनाया था। ठीक है, आगे है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। तो उसमें सबसे प्रमुख योगदान था आपका कि रजिया बेगम को हटाने में वो है तुर्कों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो उसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसका जो गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था वो 1266 से लेकर 1286 तक के मध्य इसका कार्यकाल रहा है, मतलब इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, आगे है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, वो है बलबन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो यह बलबन ने अपनाई थी। आगे हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये वही प्रश्न है आपका, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन और कारण हैं। कारण यह है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। दूसरा कारण दिया है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसमें जो है दोनों ए और दोनों सही है, कथन और कारण, लेकिन इसमें समुचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि धारण की, तो है जिल्ले इलाही का, जिल्ले इलाही। आगे हैं
कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो है आपका बलबन। सी विकल्प सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी नवरोज त्यौहार आरंभ किया था? तो नवरोज त्यौहार जो प्रारंभ करने वाला कौन शासक था? तो है गयासुद्दीन बलबन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ठीक है, ये सही नहीं। बाकी नियामत ए खुदाई के सिद्धांत, तुर्गान ए चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया था और बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। ठीक है, तो बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके जो पिछले यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्नों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में खिलजी वंश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय भारत।